हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम। और कैसे हो आप सब? यार उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है भाई, चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। और आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि 7 बजे क्लास होगी। ठीक है, डेली आप सभी को पता है, जो डेली क्लास लेते हैं उन सभी को पता है यार कि डेली शाम को 7 बजे होती है। आज हमारा डे नंबर 13 है, यानी हमारा प्रैक्टिस लेक्चर को हटाकर 13 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं थ्योरी वाले पोर्शन। और थ्योरी नहीं होती उसमें, आप सभी को पता है, थ्योरी के साथ साथ जो पी वाई क्यू, हाँ जी, जो पी वाई क्यू क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, जिस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं उसी टॉपिक में उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, और एंड में जब हम इसको पूरी बुक हो जाएगी तो उसका भी प्रैक्टिस हम निकाल देंगे कि जितने भी पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वे भी कर लेंगे आराम से। वो तो आप सभी कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप सारे पेपर निपटा दोगे अपने आप ही। तो चलिए, आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो लैटिस वाइब्रेशन से रिलेटेड है, और दूसरा है हमारा मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस। यानी इसके अंदर हम 1D में पढ़ेंगे पहले तो, और फिर 2D के अंदर पढ़ेंगे, और 3D भी होता है। पर आपके सिलेबस में दो ही है, 1D एंड 2D, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 3D आपके सिलेबस में नहीं है, 3D में भी होता है वैसे। ठीक है, स्टार्ट करें कार्यक्रम। चलो भैया, और आप सभी को मैं जैसे कि इन्फॉर्म कर चुका हूँ भाई कि डेली हमारा जो नोट्स वोट्स का काम जो होता है वो टेलीग्राम के ग्रुप पर आप सभी को मिल जाता है। तो घबराया मत करो कि सर नोट्स डाल दो, मैं डाल देता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। यार आपके मैसेज पढ़ता हूँ कि सर बच्चों नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं नोट्स डाल देता हूँ। मुझे याद दिला दिया करो बस, ठीक है? इतना सा काम करना है आपको, ठीक है? चलिए भैया, तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा, देखो समझ लेना, आज का पूरा जो डेडिकेटेड हमारा लेक्चर है वो समझने के ऊपर ही है। ठीक है, एक आपको एक वीडियो से भी दिखाऊंगा, उसमें हम ये बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। वो बात की बात है, पहले इसको समझ लो। चलो भैया, आज का हमारा पहला टॉपिक है, हेडिंग लगाइएगा सभी, लेटिस वाइब्रेशन। लेटिस वाइब्रेशन ये क्या होता है सर? इसको अच्छे से समझ लेना। अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप, अगर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना भाई, डेफिनेटली आप निपटा के चले जाओगे और बच्चे लचते रह जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए भैया बात कर लेते हैं लेटिस वाइब्रेशन क्या होता है। अगर सपोज करो दोस्तों, मैं इसके अंदर अभी घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, अभी मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, पहले केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे निकल के आते हैं, वाइब्रेशन कैसे कैसे होता है, एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़। तो पहले हम बात कर लेते हैं। अगर सपोज करो दोस्तों, ये कोई वस्तु है, वस्तु कहाँ सर, ये तो कोई इंसान है चलो वस्तु बना लो पहले तो। सपोज करो दोस्तों, ये आपकी कोई वस्तु है, आपने क्या काम करा, इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। क्या देना स्टार्ट कर दिया? आपने इसको हीट देना, यानी उष्मा देना स्टार्ट कर दिया वस्तु को। अगर सपोज करो दोस्तों, हीट देने से पहले इसका टेम्परेचर T था, तो हीट देने के बाद आप सभी को पता है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T हो जाता है। सबको पता है यार, ये तो पता है, नहीं पता है? बस सिंपल सी बात है यार, क्या आप सोचने वाली दिमाग वाले इमोजी क्यों बना रहे हो अपने दिमाग के अंदर? सपोज करो आपने यहाँ पे दूध रखा हुआ है गैस पे, ये आपका इस टाइप का यहाँ पे गैस हो गया, और गैस पे आपने यहाँ पे जो आपका ये है केतली वेतली जो भी है जिसमें भी आप दूध गर्म करते हो, उसमें आपने दूध को रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ से आपका जो यहाँ पे ये जो सिस्टम है जलाने वाला, जो आग वाला है, यहाँ से आप इसमें टेम्परेचर देने की कोशिश करते हो, टेम्परेचर देने की। तो टेम्परेचर जैसे ही आप देना स्टार्ट करते हो, तो इसका जो टेम्परेचर था पहले, सपोज करो ठंडा था, सबको पता है ठंडी चीज़ को गर्म ही तो करना है, तो हम क्या काम करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो यानी हम बोल सकते हैं, सिंपल एक पॉइंट को हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है, यदि किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, तापमान उसका बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी, पता है आप सभी को। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कुछ अलग बताने की कोशिश करूँगा आपको। ये बात तो समझ में आ गई सर, अगर किसी वस्तु को ये देंगे तो वो हो जाएगा। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सर आप कुछ अलग बताने वाले थे, मैंने कहा हाँ, मैं आपको विशिष्ट उष्मा के बारे में बताने वाला हूँ। अब तुमने कहा सर ये क्या नई बीमारी आ गई, विशिष्ट उष्मा, ये क्या बीमारी होती है? चलो इसको भी समझ लो, ये क्या होती है विशिष्ट उष्मा। ठीक है, चलो इसको समझ लो, विशिष्ट उष्मा क्या होता है। अगर मैं फॉर्मेट की बात करना चाहूँ तो D बराबर DQ अपॉन DT होता है फॉर्मेट।
C बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा यार, अगर नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप मुझे भी धोखा दे रहे हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हो, और साथ ही के साथ अपने कॉलेज वालों को भी धोखा दे रहे हो। नहीं पता तो भैया आज से याद कर लो कि 11वीं में हमने पढ़ा था C बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। सर पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है सर। इसमें मतलब अगर सपोज करो पेपर में सर विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन पूछने लगा, फिर क्या लिख के आएंगे? तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है पहले उसको समझ लो। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? तो भैया अगर सपोज करो एकांक द्रव्यमान है आपका। सर एकांक द्रव्यमान का मतलब क्या? क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे पेपर में, इस वजह से डेफिनेशन बता रहा हूँ। एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, यानी एकांक द्रव्यमान का जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसको ही बोलते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। सर मतलब क्या विशिष्ट ऊष्मा? ऐसा ऐसा कैसे? भाई देखो, सपोज करो एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है ना, उसको ही बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। सर 1 डिग्री ही बढ़ाना होगा? मगर हाँ भैया, इसके लिए 1 डिग्री ही बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। चलिए भैया अब हम बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। सर C बराबर डी क्यू अपॉन डी टी कैसा आया? सर ये फॉर्मेट होता है, सही है। चलो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं बताई मैंने, अभी सिंपल सी बात बताई जो सभी बताते हैं। ओरल जो है सभी टीचर बताते हैं, सभी स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं कई सालों से। अब मुद्दे की बात देखो, एक चीज़ समझ लो सर, यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके। सर कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट बनाने वाले हो? अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ आपका, अगर आपका एक में तो मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर है, और दूसरे में कह रहा हूँ मैं कांस्टेंट जो है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये जो फॉर्मेट है ये कैसे लिखा जाएगा? और जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा? आपने कहा सर बहुत टुच्ची सी बात पूछ रहे हो। मैंने कहा कैसे? तुमने कहा देखो प्रेशर कांस्टेंट है सर, तो सी पी इजिकल टू हो जाएगा सर डी क्यू अपॉन डी टी, और सर यहाँ पे लगा देना पी, क्योंकि पी कांस्टेंट की बात कर रहा है। मगर ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा भैया, पर यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट में बोल रहे हो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे? सी पी इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट क्या? सर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ना इस बार। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को इतना पता है, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ सर ऐसे ऐसे। सर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, मैंने पूछा हाँ बताओ। तुमने कहा सी पी माइनस सी वी बराबर हमने पढ़ा था सर आर होता है। मैंने पूछा हाँ बताओ कब पढ़ा तुमने? तुम्हारे दिमाग में एकदम एकदम घंटी बजी। सर शायद ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने। मैंने पूछा हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा। फिर मैंने कहा यार फिर तो ये पेपर में भी आया होगा तुम्हारे क्वेश्चन। तुम कह रहे हो सर तुम्हें कैसे पता कि सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर प्रूफ करने के लिए आया था? अरे हाँ आया था पेपर में, ठीक है। अगर आप सी सी एस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। जिन्होंने 2019 में करी होगी बीएससी फर्स्ट ईयर, उनके पेपर में आया होगा, ठीक है। चलिए भैया बात कर लेते हैं, ये तो बात समझ में आ गई। भैया तुमने पढ़ा होगा थर्मोडायनोमिक्स का प्रथम नियम। हाँ जी सर पढ़ा तो है। मैंने पूछा क्या? तुमने कहा क्यू बराबर होता है सर यू प्लस डब्लू। अब देखो मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा इसमें, ठीक है। कभी आप कहोगे सर शून्य नियम क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है। प्रथम की बात कर रहा हूँ तो प्रथम ही समझ लो बस क्या होता है। क्यू बराबर यू प्लस डब्लू, क्योंकि आपका इसका ही काम है तो इसके बारे में ही बताऊंगा। क्यू बराबर यू प्लस डब्लू। यू क्या होता है सर? यू होता है जो आप हीट दे रहे हो। यू क्या होता है सर? यू होता है जो ऊर्जा होती है, एंड डब्लू क्या होता है? जो वर्क डन कराया गया है, डब्लू, ठीक है। सर इसका मतलब क्या? अगर सपोज करो, ये फॉर्मेट याद रखना बस केवल, ठीक है। अच्छा सर अगर हम बात करना चाहें कि सपोज करो सर एक हमारे पास इस टाइप का मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वस्तु रखी हुई है इसको नीचे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोज करो दबाने के बाद यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें वर्क डन कितना हुआ होगा। अगर मैं जो आपका प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखूँ तो वर्क डन कितना कराया गया होगा? तो तुम्हारे मन में एकदम क्वेश्चन उठेगा सर ये होता है W बराबर PdV। देखो मैं इसके अंदर नहीं जा रहा कि कैसे कैसे निकल के आता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आती है, ही बताते हुए भी कि बच्चों वाली बात बता रहा हूँ कि DW बराबर PdV होता है। आप सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता?
चलो पता है सभी को पता है। अब देखो हमने ये भी तो पढ़ा था कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और सर अभी आपने बताया डी डब्ल्यू किसके बराबर है, सर आपने बताया पी डी वी के बराबर है। क्या मैं डी डब्ल्यू के बराबर पी डी वी रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ, सर बिल्कुल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो मैं क्या काम करूँगा, डी क्यू बराबर रख दूंगा डी यू प्लस पी डी वी। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ना किसी किताब में लिखा हुआ है ना किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ, पर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ वहाँ से। सर क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, देखो यहाँ पे। अब देखो ये तो आपने पढ़ लिया कि पीडीवी निकल के आ गया। अब अगर मैं सपोज करो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, अगर सपोज करो मैं इसका कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, या मैं बोलना चाहता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वस्तु का कांस्टेंट आयतन है उसमें आपका जो यू क्यू का मान है वो कितना होगा। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों याद रखना जो डी वी होगा यानी जो डेल्टा वी होगा वो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में आपने पढ़ा भी होगा कि डी वी बराबर जीरो है तो वी कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा भाई, ये तो पढ़ा होगा कि डेल्टा इस टाइप में डेल्टा पी बराबर जीरो है तो पी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रूफ भी करा होगा यार 11वीं 12वीं क्लास में। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो जाएगा डी क्यू जो हो जाएगा वो डी यू के बराबर हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि भैया देखो पी डी वी यानी वी तो जीरो हो गया ना, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो यही तो आ जाएगा डी क्यू बराबर डी यू। यानी हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि डी क्यू बराबर आ जाएगा आपका डी यू आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो बन गया आपकी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी। ठीक है, इसका मतलब जो आपका सी वी निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम मतलब वॉल्यूम टेम्प जो आपका वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे वी आ गया। एंड डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड बराबर होगा डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो ये मैंने बात बता दी, आपकी बुक के एक पन्ने की बात है पूरी। ठीक है एक पन्ने की, सर ये एक पन्ना क्या हुआ है, मतलब भैया एक पेज की बात है। ठीक है, चलो भैया इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये समझाने वाली कुछ भी बात नहीं थी यार, मुझे तो ऐसा फील होता है कि यार कभी कभी ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मतलब बीएससी वाले के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या फिर नर्सरी की केजी यूकेजी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इतना तो उन्हें भी पता रहेगा यार। ठीक है उन्हें भी पता होता है, सर क्या मजाक कर रहे हो, उन्हें कहाँ पता होगा, उन पर तो ये भी नहीं पता होता है A4 क्या होता है बेटा इतने छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार हो रहे हैं आजकल कि मतलब उनका एडमिशन नहीं हुआ और उन्हें ये भी पता होता है A4 क्या होता है, तो ऐसी बात तो मत करो, A4 भी पता होता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जालक उष्मा क्षमता के बारे में, जालक उष्मा क्षमता के बारे में। देखो समझ लेना, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे और आपको नोट्स में से अभी दोबारा भी पढ़ाऊंगा जिससे रिवीजन हो जाए। हम बात कर लेते हैं जालक उष्मा क्षमता के बारे में। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये क्या बीमारी आ गई, ये बताओ। देखो अगर दोस्तों मैं ठोसों में बात करूं, देखो जो आपका डी यू निकल के आया था उसके बारे में बात कर रहा हूं, ऊर्जा के बारे में बात करूंगा। आप देखो पहला पॉइंट, यानी अगर दोस्तों मैं ठोसों में बात करूं, ठोसों में मतलब जो सॉलिड होते हैं उनमें अगर मैं आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की बात करूं तो दो कारणों से उसमें वृद्धि हो सकती है। आई रिपीट। अगर मैं ठोसों में बात करूं, लिख लो इस लाइन को, ठोसों में आंतरिक वृद्धि दो कारणों से होती है, देखो पहला रीजन क्या है, पहला पॉइंट लिखना। पहला रीजन होता है दोस्तों जो आपको पता है। देखो यहाँ पे मैं पहले क्या बना लेता हूँ, लेटिस पॉइंट बना लेता हूँ। क्या बना रहे हो सर, सर मैं बना रहा हूँ लेटिस पॉइंट। आप सभी को पता है लेटिस पॉइंट कैसे बनते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी, इन्हें पढ़ पढ़ के परेशान हो गए। सर लेटिस पॉइंट ऐसे बनते हैं, ठीक है भाई, पता है सबको। हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत छोटी सी बात बता रहे हो सर आपको। ठीक है, चलो भैया लेटिस पॉइंट आपने बना दिया भैया, बहुत अच्छी बात कर दी तुमने, बहुत एहसान कर दिया हमारे ऊपर लेटिस पॉइंट बना के। ठीक है, तो भैया लेटिस पॉइंट में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे प्रत्येक परमाणु होता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु होता है, परमाणु के द्वारा ही, यहाँ अणु के द्वारा ही लेटिस पॉइंट का निर्माण होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँ कि भैया पहला पॉइंट कि जो आपकी स्थिति ऊर्जा है उसमें, यानी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो सकती है। देखो आंतरिक ऊर्जा में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, पहला पॉइंट अगर दोस्तों ये आपका एटम या परमाणु जो मोलिक्यूल्स हैं, अगर आप इनको वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दो,
यानी मतलब क्या सर, मतलब ये भैया कि आप यहाँ से बाहर से कुछ हीट वीट देने लगो तो ये वाइब्रेट होने लगेंगे मॉलिक्यूल। वाइब्रेट होंगे सर, इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा सर, अगर ये वाइब्रेट होंगे ना परमाणु, देखो वाइब्रेट अगर होंगे ये परमाणु तो इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, वाइब्रेट होने से जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है ना उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ये फ़ायदा मिलेगा बस। चलो सर, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि वाइब्रेट होने हैं। दूसरा पॉइंट भी समझ लो साथ के साथ लगे हाथ। दूसरे पॉइंट में हम क्या काम करने वाले हैं दोस्तों, आपको पता है ये परमाणु जो बने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है ये मॉलिक्यूल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से भी बने होते हैं, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं और वाइब्रेट भी कर रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम आप सभी को पता है क्या होता है सर, ये हमारा लेटिस होता है पूरा का पूरा, बोलो हाँ या ना सर, ये पूरा लेटिस होता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सर जालक, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल ठीक है। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के उच्च स्तर से, मतलब जो आपका निम्न स्तर है ना उसको हाई स्तर तक लेके जाना पड़ेगा, जब जाके आपकी जो एनर्जी है, जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होगी। है सर, क्या कह दी मतलब कहने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, जब जाकर उसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना उसमें बढ़ोतरी होगी। सर मतलब कैसे बढ़ोतरी हो भाई, देखो दो रीजन से बढ़ोतरी हो सकती है, जो एटम है वो वाइब्रेट करेंगे जब बढ़ोतरी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे ना जब आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। चलो सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, ये पूरा स्टेप क्लियर हो गया, बताओ। हाँ सर बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो, तो अब एक बात मेरी निकल के आ चुकी ना, सर क्या बताने वाले हो, देखो भैया, यानी जो आपका टोटल एनर्जी हो जाएगी दोस्तों, इसको लिख लेना यूटी। यूटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे यूटी का मतलब टोटल एनर्जी है, यूटी का मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किस किस के कारण आई है सर, जालक के कारण उत्पन्न हुई है सर, जो टोटल स्थिति, जो टोटल आंतरिक ऊर्जा है सर वो तो जालक के कारण उत्पन्न हुई, और वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी तो उत्पन्न हुई है, जब भी तो, मतलब मैंने कहा था ना कि अगर जालक जो वाइब्रेट करेंगे वहाँ पे जो एटम है और जो इलेक्ट्रॉन है वो लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी। ये कहा था नहीं कहा था, दो तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, ये तो कहा था नहीं, हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी पता है, अगर सपोज करो मैं ये जो आपकी ये जो समीकरण है इसको मान लेना 1, अगर सपोज करो दोस्तों मैं इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा सामने, डी यू अपॉन डी टी इजिकल टू आ जाएगा डी यू, यू कौन सा सर, यू है जालक वाला, तो इसको मैं जाल लिख रहा हूँ बस, एन डी टी, टी वाला बड़े वाला है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाला टी है, एंड डी यू, यू कौन सा भैया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और अपॉन डी टी, अपॉन डी टी। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आपको पता चल चुका है मैं क्या बोलने वाला हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, यानी मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा वेट करना, इन शॉर्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी टी इजिकल टू डी अपॉन डी टी, किसकी बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे जालक की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पे किसकी बात कर रहा हूँ सर, डी अपॉन डी टी, किसकी बात कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, बोलो हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा था कि आपको वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखना होगा, है ना, तो सर ये वॉल्यूम कांस्टेंट पे है, मैंने कहा ठीक है भैया। और सर आपने कहा था ये जो होता है ना डी यू अपॉन डी टी, मैंने कहा हाँ सर, आपने तो कहा था ये सी के बराबर होता है, हाँ मैं तो कह रहा हूँ भैया, ठीक कह रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी आ जाएगा, सर ये भी तो सी के बराबर हुआ, फिर यहाँ पे फिर ठीक है, तो ये सी जालक के बराबर आ जाएगा, मैं कहा हाँ, और फॉर्मेट तो वही सेम है ना, देखो सेम तो फॉर्मेट है, पर अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पे जालक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो बस यहाँ पे सी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी आपको एक फॉर्मेट प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया सर, आपको प्राप्त हो गया सी वी बराबर सी जालक एंड प्लस सी इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है। सर और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मगर सुन लो भैया, और क्या बन सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया अगर सपोज करो जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनकर आई थी उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, क्या ना हो सर, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ना हो, क्या ना हो सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो,
तो बताओ उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, उस कंडीशन में जो सी वी है ना वो सी जालक के बराबर हो जाएगा। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि तुमने कहा भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे लो लेवल से हाई एनर्जी तक जा रहे थे ना वो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ये मतलब ये जीरो और ये मतलब जीरो, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो जय श्री राम। बोलो समझ में आया? चलो भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, सभी के समझ में आ गया। चलो भैया इतनी बात समझ में आती है सभी के, बहुत अच्छा कर रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई भैया हमारे, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, और बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो? सर ये समझ में आ गई सर, एक बार फोटो सा और दिखा दो, नोट्स में भी यही लिखवा रखा आपने। मैं कहा यार नोट्स में डेली के डेली बनाता हूँ, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने की आपको, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। चलो भैया अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या क्या सिस्टम हम कर चुके हैं, क्या हमारा बाकी है। ठीक है भाई, क्या क्या हम कर चुके हैं, देखो कितना टाइम लिया, पर आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं कर चुका हूँ, ये सब चीज़ कर चुका, ये जालक उसमें क्षमता भी कर चुका, ये यहाँ तक मैं कर चुका हूँ। चलो आगे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। आगे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों किसके बारे में, चलो इसको मैं यहीं बता देता हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर अंदर तक घुसने की मेरी आदत है ना थोड़ी सी। ठीक है, चलो तो यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। देखो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आप यहाँ पे वाइब्रेटन कर रहे थे, मतलब जो जालक का कंपन कर रहे थे, उसका पहला टाइप आ चुका है एक परमाणुक रेखीय जालक के कंपन। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे द्विपरमाणुक का। ठीक है, द्विपरमाणुक का। ठीक है, तो पहला आज हम एक परमाणुक वाला ही पढ़ेंगे, द्विपरमाणुक वाला हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने का मतलब हमें तो रिजल्ट याद करना है बस। सर रिजल्ट याद कैसे होगा, देखो इसका जो आप ओमेगा का फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, ओमेगा निकल के आता है हमारा √4 बीटा अपॉन एम एंड साइन के ए अपॉन 2। देखो दोस्तों आपका पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है और एक दो बार आया हुआ है लगभग, और यहाँ से और बताऊंगा और क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहली बात तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, आप सभी को इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो ओमेगा वो धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक ही तो है यार, पॉजिटिव वैल्यू तो है सारी की सारी, नेगेटिव कैसे कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ओमेगा धनात्मक होना चाहिए ऋणात्मक, तो आप सिंपल सी बता दोगे धनात्मक होता है। अच्छा अब ये पूछ लेगा कि भैया ये संबंध क्या कहलाता है, ये जो ये रिजल्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों इस वाले संबंध को विक्षेपण संबंध कहते हैं, यानी डिस्प्रेजन रिलेक्शन, सॉरी एक सेकंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरी आँख में, एक सेकंड रुकना। हाँ, रिलेशन कहते हैं, यानी जो डिस्प्रेशन रिलेशन होता है उसको बोलते हैं विक्षेपण क्षमता। चलो जी ठीक है भाई, पता नहीं आँख में क्या गिर गया था, एक सेकंड सुनो, चलो निकल गया। चलो तो हम विक्षेपण संबंध के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा सर अब हमें कैसा पता चलेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चलो इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफ कैसे कैसे बनता है। देखो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यार मुझे वहीं पर चलना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा मज़ा सा नहीं आता, फीलिंग नहीं आ पाती मुझे, फीलिंग फीलिंग फीलिंग, सर फीलिंग ले रहे हो आप तो है। देखो ओमेगा बराबर दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या होता है, मैंने कहा था √4 बीटा अपॉन क्या होता है सर, अपॉन होता है एम, और क्या होता है सर साइन के ए बाई 2। चलो अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जितनी भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, सर कितनी वैल्यू, जितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे एम भी कांस्टेंट होता है, बीटा भी कांस्टेंट होता है, और आपका बोल सकते हैं ये जो ए होता है ये भी कांस्टेंट होता है। अब ये बताओ जब ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ओमेगा के पे डिपेंड करेगा बस। पहला क्वेश्चन ये बन गया देखो आपके बुक का। ठीक है, कि ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, भैया वो के पे डिपेंड करता है। सर ओमेगा क्या होता है भाई, क्या होता है ओमेगा बताओ, जो बताएगा उसे 1 रुपये का इनाम। जो बताएगा उसे 1 रुपये का इनाम, बताओ। बताओ भाई, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि सर ओमेगा जो होता है के पे डिपेंड करता है। मैंने पूछा हाँ सर इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, मैं कहा हाँ यार बिल्कुल बन सकता है। सर इसके बीच में ग्राफ पूछ सकता है, मैं कहा हाँ भैया बिल्कुल पूछ सकता है। सर कैसे एक बार बताना ज़रा। देखो
अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं इसके बीच में ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ग्राफ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। देखो एक सेकंड, देखो दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँ, ये ओमेगा है आपका एंड ये आपका यहाँ पे के है, क्योंकि मैं ओमेगा और के बीच में तो ग्राफ बनाना है मुझको। तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, देखना फिलहाल यहाँ पे गौर फरमाना आप सभी, चाहे तो बाद में इसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अगर मुझे ओमेगा और के बीच में ग्राफ बनाना, फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और जो बिना ग्राफ के नहीं हो सकते। देखो मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, सर कराते तो भैया, डेरिवेशन जब भी कराता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलो भैया कबाड़ी वाला भी आ गया, कभी कभी तो ऐसा मन करा है तो मैं कबाड़ियों को बेच दूँ सबको, पढ़ते वढ़ते तो होनी है। चलो कबाड़ी वबाड़ी कुछ नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं ओमेगा और के बीच में ग्राफ की बात करता हूँ दोस्तों, बात करते हैं अब, ठीक है चलो। तो ओमेगा और के बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, तो आपको सबसे पहले तो आपका स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा ग्राफ जो है, थोड़ा सा एक सेकंड, थोड़ा सा इस टाइप में स्ट्रेट लाइन की बढ़ने की कोशिश करता है, इस टाइप में स्ट्रेट लाइन में बढ़ने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम बोल सकते हैं ओमेगा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये आपका इस टाइप में बढ़ता 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 फिर इस टाइप में घटने लगता है, ठीक है भाई, घटने लगता है, और फिर यहाँ से फिर दोबारा से बढ़ने की कोशिश करता है, और फिर आपका इस टाइप में फिर ऐसे ही हो जाता है, समझना। इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बना रहा, तो इस टाइप में फिर इसको मैं ऐसे रिपीट करके नहीं बना रहा, मैंने वहीं पे छोड़ दिया बस, ठीक है। अच्छा ऐसे सेम इधर को होता है, पहले तो अनुक्रमानुपाती के रूप में बढ़ता है, यानी पहले तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है, और फिर धीरे 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 बढ़कर फिर कम होने लगता है, और फिर एकदम से फिर बढ़ने लगता है, इस टाइप में इसका ग्राफ बनता है दोस्तों, ठीक है। सर इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें मगर यार हर चीज़ का फ़ायदा मत देखो तुम, ठीक है। देखो आपको पता है ये इनिशियल कंडीशन है, जीरो बोल सकता हूँ मैं इस कंडीशन को। अब दोस्तों आप एक बात देखना, जो ये वाला पॉइंट हमको प्राप्त हुआ है, ये वाला जो पॉइंट हमको प्राप्त हुआ है, ये वाली जो लाइन आई और ये वाली जो लाइन हुई है, यहाँ पे दोस्तों आपका ओमेगा जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, जो आपका ओमेगा आएगा सर वो मैक्सिमम आएगा। सर मैक्सिमम क्यों आएगा, क्योंकि भाई देखो ओमेगा का इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम मान है ना, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम मान है, मैं समझ रहे हो, सिगर मान जिसको हम बोलते हैं। चलो सर ठीक है। अच्छा अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ, चलो अगर मैं और बात कर लेता हूँ कि सर हमारा जो के का मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, तो बात ध्यान रखना, जो के का मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट पे ही तो आएगी, यहीं पे तो आएगी। देखो इस पॉइंट को इससे मिला दो, तो के का जो मैक्सिमम मान प्राप्त होता है वो इस पॉइंट पे प्राप्त होता है। सर कितना होता है, तो ध्यान रखना वो पाई अपॉन ए होता है, पाई अपॉन ए होता है। सर देखो आप पूछोगे सर आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो जीरो है के का मान, मैं कहा हाँ ठीक है, और सर जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, पाई बाई ए है। सर फिर इस वाले पॉइंट पे कितना होगा के का मान, मैंने कहा भाई एक काम करना, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन ए हो जाएगा। मैं कहा ठीक है सर। सर अगर हम इधर की बात करें, इधर वैल्यू की, मैंने कहा किधर बात करें, तुमने कहा सर अगर सपोज करो इस वाले पॉइंट को इससे मिला दे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी तो प्राप्त होगी के की। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल होगी, पर आप खुद बताओ, ये आपका एक्स एक्सीज होता है, ये एक्स डैश एक्सीज होता है, ये वाई एक्सीज होता है, ये वाई डैश एक्सीज होता है। इसमें इधर जो वैल्यू चलती है वो पॉजिटिव चलती है एक्स की, और इधर वैल्यू एक्स की नेगेटिव चलती है, ऐसी ऊपर ये वाई की प्लस वैल्यू, ये वाई की नेगेटिव वैल्यू। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चीज़ हमको पता है। तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, और ये भी बताऊँगा ये रिजल्ट कैसे निकल के आता है, पाई अपॉन ए, यानी जो आपका के का जो मैक्सिमम मान निकल के आता है के अपॉन ए, या बोल सकते हैं एक सेकेंड पाई अपॉन ए। सर ये निकल के कैसे आता है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, रुको बस थोड़ी सी तसल्ली पकड़ लो। सर हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी बस निगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस के पाई अपॉन ए। ऐसे सर यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव -2 पाई अपॉन ए। बोलो समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी। अरे रुको अभी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहेगी। सर और क्या बताने वाले हो, इतना हो तो गया। सुनो यार अभी तो कहानी बहुत स्टार्ट करनी है मुझे। देखो ध्यान रखना दोस्तों कि जो यहाँ से लेके, देखो समझना, यहाँ से लेके
देखो इस वाले पॉइंट से लेके और यहाँ तक का जो ये क्षेत्र होता है देखो क्वेश्चन आपके पेपर में 3 बार आया हुआ, मैंने करवाया भी होगा, आपको वो पता है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं दोस्तों हम प्रथम, यानी इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम प्रथम उसको हम बोलते हैं प्रथम बिरलाउन क्षेत्र। आपने पढ़ा भी होगा कि भैया प्रथम बिरलाउन क्षेत्र के लिए रेंज कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ये आता है एक परमाणु रेखे जालक में जो होता है बिरलाउन क्षेत्र, जो प्रथम बिरलाउन क्षेत्र होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो ध्यान रखना -πa से +πa तक होती है। और सर ये जो होता है के का मान होता है, ठीक है, क्योंकि के की रेंज ही तो है ये। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। मैंने कहा चलो भैया बात समझ में आ तो गई तुम्हारी कम से कम, नहीं तो बालकों के समझ में ना आती। अच्छा सर इतना आसान टॉपिक समझ में नहीं आता। मैं कहा हाँ यार। देखो अगर दोस्तों मैं द्वितीय, यहाँ पे जो है द्वितीय बिरलाउन क्षेत्र की बात करूँ, ये तो मैंने प्रथम के बारे में बताया। सर अगर मैं द्वितीय के बारे में बात करना चाहूँ तो देखो यहाँ से जो यहाँ तक का जो एरिया होता है वो द्वितीय बिरलाउन क्षेत्र कहलाता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होता है, ये जो क्षेत्र होता है उसको भी द्वितीय बिरलाउन क्षेत्र कहते हैं। सर फिर सही कौन सा माना जाएगा? बस दोनों सही हैं। अगर पेपर में ये आ रहा है तो ये भी ठीक है, ये आ रहा तो ये भी ठीक है, पर ऑप्शन एक आएगा, ये दोनों आ गए तो वहाँ पे टिक लिखा होगा ए व बी दोनों, तो उसकी टेंशन मत लेना, दोनों बिरलाउन क्षेत्र होते हैं द्वितीय के लिए, ठीक है। सर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, चलो मैं इसको मिटा दिया। चलिए भैया अब आपने सर ये बताने वाले थे के का मान मैक्सिमम π/a कैसे आता है। मैंने कहा चलो रुको सब्र करो थोड़ा, देखो कैसे आता है। करें भैया, करें कैसे आता है। देखो अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, देखो आपका ओमेगा का फॉर्मेट आपको पता है, 4β/m एंड आपका साइन KA/2, ये आपका फॉर्मेट होता है, आपको पता है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया कैसे कैसे याद होता है, ठीक है। अगर आपको सपोज करो दोस्तों ओमेगा मैक्सिमम करना है तो आपको क्या मैक्सिमम करना होगा? सर आपको थीटा का मान मैक्सिमम करना होगा। और सर थीटा का मान मैक्सिमम कितना होता है? सर थीटा का मान मैक्सिमम होता है 90। तो मैं क्या काम करूँगा दोस्तों, जो आपका साइन KA/2 है उसको मैं किसके बराबर कर दूँगा? सर 90 के बराबर कर दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक बात है, साइन से तो साइन खत्म हो जाएगा, KA/2 = π/2, सर 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ये बताओ सर यहाँ से आपका के का मान कितना आ जाएगा? सर के का मान तो वही आ गया जो आपने बताया था। मैंने पूछा क्या, तुमने कहा सर जो के का मान आएगा वो आएगा π/a। ठीक है भाई, ऐसा आया था के का मान π/a। सर 90 क्यों रखा? भाई दिमाग में कमी है क्या? भाई ये बताओ, जब यहाँ पे अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो एंगल कितना बन रहा होगा बताओ ना? 90 बन रहा हो, इस वजह से 90 रखा। छोटी छोटी बात मत पूछा करो। सर छोटी छोटी बात ही तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। चलो भैया ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। चलो भैया ये तो आपने बता दिया के का मान π/a होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें पता भी था पहले से। मगर ठीक है भैया। चलो भैया सपोज करो आपका ओमेगा मैक्सिमम निकल के आ गया, सपोज करना क्या भाई निकल के आ गया जब 4β/m। सर इससे और कुछ रिजल्ट भी निकल के आ सकता है? मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल आ सकता है। तुमने कहा सर बता दो ना। मैं कहा ठीक है, लो देखो ओमेगा बराबर आप सभी को पता है क्या होता है? 2πf होता है, नहीं होता है? सर ये तो नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा होगा यार, याद करो। ओमेगा बराबर 2πf होता है। हाँ सर पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। तो आप क्या काम करो दोस्तों कि जो ये वैल्यू है पूरी की पूरी, इसको 2π यानी ये जो वैल्यू है ओमेगा, इसको 2πf के बराबर कर दो। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? भाई देखो कितना फ़ायदा होगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जो अधिकतम आपकी आवृत्ति होगी वो निकल के आ जाएगी। सर कैसे है देखो, यानी जो आपकी एफ मैक्सिमम निकल के आ चुकी है वो दोस्तों आ चुकी है आपकी 1/2π एंड आपका 4β/m की पावर 1/2। 1/2 की भाई अंडर रूट ही तो है उसका मतलब, ठीक है। चलो भैया ये भी बात ठीक समझ में आ गई, ये भी बात ठीक समझ में आ गई।
मैंने कहा चलो भैया ठीक है, भैया इसका कुछ और फॉर्मेट भी हो सकता है। मैं कहा हाँ यार, देखो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है V/C, यानी आपने पढ़ा होगा ना ये, यानी F बराबर C/λ होता है। यहाँ पे मैं C नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे V लिख रहा हूँ, केवल केवल V भी वेग होता है, ठीक है। अच्छा अगर सर यहाँ पे लैम्डा की बात करें तो लैम्डा पता क्या होता है, लैम्डा आपको पता है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ठीक है, पता है सबको तरंग दैर्घ्य क्या होती है। चलो अगर मैं बोलना चाहूँ V/2a, सर 2a क्यों, पर देखो हम मैं क्या काम करूँगा, F बराबर लिख दूंगा V/2a। 2a क्यों लिखा सर, पर लैम्डा जो होती है तरंग दैर्घ्य होती है दो, देखो दो जो आपके अगर एक चक्कर पूरा करने में जो वो लगता है ना इस टाइप में, उसको ही तो लैम्डा कहते हैं सर। वो तो आवर्ती होती है जो लगा समय होता है प्रत्येक चक्र द्वारा। मैं देखो भैया सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो लैम्डा होता है यहाँ पे वो लैम्डा 2a के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा के स्थान पे 2a पुट कर देंगे। सर क्यों कर रहे हो, तो पता है तो भैया ठीक है। चलो ये भी बात समझ में आ गई सर। ये भी देखो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया था, इस वजह से ये बताना पड़ रहा है कि F बराबर V/2a याद रखना है आपको। लैम्डा भी याद कर सकते हो अगर लैम्डा के रूप में क्वेश्चन आया तो। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अभी बताऊंगा कौन से ईयर में आया था, कौन से पेपर में आया था, कब आया था। चलो भैया एक काम करो, इसके बेस पे कोई बुक में क्वेश्चन डाल रखा है, मैं कहा बिल्कुल डाल रखा। चलो भैया इसके बेस पे एक क्वेश्चन बना दो अपने पास से। मैं कहा रुको तो एक सेकंड बस। लो भैया आपकी सेवा में एक क्वेश्चन हाजिर है तो फिर, और आंसर देना है सभी मुझे। दोस्तों एक बात मुझे ये बताओ, अगर ए का मान, ए को क्या बोलते हैं, अंतर्ग्राहिक अंतराल का मान 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो और ठोस में धमनी का वेग 10⁻5 से 5 हो, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो, तो पूछ रहा है भैया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन क्या है सर, पहला ऑप्शन 10⁻12 प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन है 10⁻13 प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन है 14 प्रति सेकंड और डी ऑप्शन है 10⁻15 प्रति सेकंड। बताओ कौन सा आंसर है। हाँ भाई बताओ भी बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। और ये आपके बोल सकते हैं आपकी किताब में डाल रखा क्वेश्चन, इस वजह से कराना पड़ रहा है। बताओ भाई। बताओ भाई बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखो करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी को लॉक कर दो बस, ठीक है। तो ऐसा हम सिंपल फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन इस प्रकार कर सकते हैं, डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भैया ये बात समझ में आ गई, आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो ये भी समझ में आ गया, और सर ये भी बात समझ में आ गया कैसे कैसे होता है। अब एक बात और समझ लो दोस्तों, जो आपकी एफ मैक्सिमम निकल के आई है वो ध्यान रखना दोस्तों, वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो आपकी वो निकल के आई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक्चुअल में मैंने कुछ वैल्यू दी थी जिससे एक रिजल्ट निकल के आ सके कैसे सर, देखो 10⁻13 प्रति सेकंड निकल के आया था। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल निकल के आया था। अब ये बता दो मुझे, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके अंदर होती है। सर कैसे मतलब, भाई ये दृश्य प्रकाश के अंदर होती है, अवरक्त क्षेत्र के अंदर होती है, पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर होती है, या रेडियो क्षेत्र के अंदर होती है, ये बताओ मुझे किसके अंदर होती है। आपने कहा सर ये तो याद नहीं हमारे। मैंने कहा बहुत पिटोगे तुम चलो ये जो होता है दोस्तों, ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ये होती है आपके अवरक्त क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अवरक्त क्षेत्र के अंदर होती है ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, सर क्या सारे क्वेश्चन इसके ऊपर ही बने, भाई देखो ये जो फिक्स क्वेश्चन है ये आपको यही याद रखना है कि 10⁻13 प्रति सेकंड जो होता है वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और क्वेश्चन तो डायरेक्टली वैल्यू रखोगे और आंसर निकल के आ जाएंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्षेत्र बताने की ज़रूरत नहीं कौन से क्षेत्र में। सर ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। एक बात ध्यान रखना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बोल सकते हैं अगर इन शॉर्ट में बात करूं, जो आपकी सतत डोरी होती है, कौन सी डोरी सर, जो सतत डोरी होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से डाल रखा है किताब में, जो सतत डोरी होती है उसमें कोई आवर्ती सीमा नहीं होती। यानी हम बोल सकते हैं जो सतत डोरी होती है उसमें कोई आवर्ती सीमा नहीं होती।
आवर्ती सीमा नहीं होती, मतलब उसकी कोई आवर्ती सीमा नहीं होती। ठीक है, चलिए सर ये भी बात समझ में आ गई। अब सर एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैंने पूछा हाँ बताओ, तुमने कहा सर ये क्या होता है फिर। सर फिर ये क्या होता है, ध्वनिक शाखा। शाखा है शाखा शाखा वो वाला शाखा नहीं, दिल जले वाला शाखे की बात नहीं कर रहा, शाखा। ठीक है सर, तुम तो शाखा ही बोल रहे हो, बस शाखा होता है वो। चलो, अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों आपका परमाणु, यानी जो हम बात कर रहे हैं एक परमाणु की बात कर रहे हैं आज, किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं एक परमाणु की। तो भैया एक बात ध्यान रखना, एक परमाणु में क्या होता है, ध्वनिक शाखा प्राप्त होती है, यानी जो हमने फ्रिक्वेंसी निकल ली थी, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकल के आई थी, आपको पता है 10 की पावर 13 प्रति सेकंड निकल के आ गया था, और मैंने कहा था अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्वनिक शाखा प्राप्त होती है इसके अंदर, यानी जो आपका 1D यानी यानी एक परमाणु होता है उसमें केवल केवल ध्वनिक शाखा प्राप्त होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनिक शाखा प्राप्त होती है। सर ध्वनिक शाखा ध्वनिक शाखा ध्वनिक शाखा आप कर तो रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा सुनो तो फिर, ध्वनिक शाखा भी सुन लो भैया, लो भैया ध्वनिक शाखा सुनो। देखो ध्वनिक शाखा क्या होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज करो कोई परमाणु है, सर परमाणु मत लिखो, एटम लिख लो, आइटम 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 नहीं, परमाणु की बात कर रहा हूँ, एटम की बात कर रहा हूँ। तो एटम में क्या होता है दोस्तों, ये जो जितने भी एटम होते हैं या जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें समान दिशा में गति करते हैं। देखो ध्यान रखना, समान दिशा में गति करते हैं, और जो होते हैं वो समान आयाम से ही गति करते हैं। ठीक है, समान दिशा में और समान आयाम से गति करते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ध्वनिक शाखा है। ठीक है भाई, यानी आपको एक हिंट मिल गई पहचानने के लिए ध्वनिक शाखा कौन सी होगी। और एक शाखा और होती है, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। यानी हम एक हिंट मिल चुका है, ध्वनिक शाखा को पहचानने का तरीका ये है कि वो समान दिशा में गति करेंगे और उनका आयाम भी समान होगा। ठीक है भाई, बताओ, इतनी बात क्लियर है, बताओ। चलो सर आपकी बात मान ली, ये बात हमारी क्लियर होगी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो एक बात और बताओ फिर, तुमने कहा सर कितना और पढ़ाओगे, मैंने कहा यार अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। सर बहुत टाइम हो गया, 40 से ऊपर पहुंच गई आज तो। भैया रुक जाओ थोड़ी देर और रुक जाओ, मज़ा नहीं आ रहा, नु बताओ मज़ा नहीं आ रहा। सर कहीं भी मज़ा ना आ रहा, तुम तो हमारी रेल बना रखी है। चलो भैया देख लो यार, सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सारी की सारी। अब दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ, क्या बात करने वाले हो सर, अब मैं बात करने वाला हूँ समूह वेग के बारे में, और आपका कला वेग के बारे में। सर ये क्या होता है, बस ग्रुप वेलोसिटी पढ़ी है ना, ग्रुप वेलोसिटी होती है, ये आपका फेस वेलोसिटी होती है। सर ये क्या होता है, बहुत बार सुना है हमने पर याद नहीं होता। देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाने वाला हूँ कि कला वेग क्या होता है, समूह वेग क्या होता है। चलो सर एक बार समझा दो, देखो एक बार ऐसे समझा रहा हूँ नॉर्मल, जिससे हमारा डायग्राम क्लियर हो जाए। दोस्तों इसमें क्या होता है, सपोज करो एक एक तरंग आपकी इस टाइप में चल रही है, इस टाइप में, एक सेकेंड, एक जो आपकी तरंग चल रही है वो इस टाइप में चल रही है कुछ, और एक जो तरंग है वो इस टाइप में चल रही है, एक सेकेंड, इस टाइप में चल रही है एक तरंग हमारी। ठीक है, अगर इन दोनों तरंगों को अगर मैं अध्यारोपित करा दूं, मतलब इन दोनों तरंगों को मैं ओवरलैपिंग करा दूं एक दूसरे के ऊपर, तो इस टाइप में वो चलती हमको नजर आएंगी, इस टाइप में, इस टाइप में चलती हुई नजर आएंगी। और अगर मैं इनको एक एनोलोप के अंदर बंद कर दूं, एक एनोलोप के अंदर बंद कर दूं, तो जो ये तरंग चलती हुई नजर आती हैं ये, ठीक है, ये जो अंदर चलती हैं उनको क्या हम क्या बोलते हैं बताओ, जो अंदर चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर, उनको बोलते हैं हम कला वेग। और जो ये पूरे फेस के अंदर चलती है, देखो ये जो पूरे एनवलप के अंदर चलती है, पूरा एनवलप जब चलता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम समूह वेग, समूह वेग। आपने कहा सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा चलो एक बात सुनो, मेरा फॉर्मूला और लिख लो एक। तुमने कहा हाँ सर बताओ, देखो फेस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/K। चलो सर बिल्कुल ठीक बात मान लिया आपकी, बहुत अच्छी बात बता दिया आपने, फॉर्मूला जो बता दिया। चलो अब एक बात और बता रहा हूँ, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला और नोट कर लेना, D⍵/dk, D⍵/dk। सर अंतर क्या होता है इसमें, हाँ
सर ये बराबर भी हो सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ यार बराबर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है सर? मैं कहा हाँ। चलो तो एक बात और सुन लो फिर। सर कितना पढ़ाओगे आज, प्लीज़ बस छोड़ दो ना। भाई रुको एक सेकंड और। वी पी बराबर वी जी। देखो दोस्तों, अगर दोनों फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बराबर है तो आप बोल सकते हैं ये जो कंडीशन निकल के आती है इसको बोलते हैं नॉन डिस्पेसिव कंडीशन बोलते हैं। अगर सर वी पी एंड वी जी इज नॉट इक्वल टू, तो उसको बोलते हैं डिस्पेसिव कंडीशन। चलो सर ये भी बता दिए कंडीशन कैसे कैसे होती है, ये भी बता दिया। सर वो तो बता दो जो आप डायग्राम मुझे दिखाने वाले थे। मगर सुनो भैया, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा हमको? हम्म, कहाँ पे था वो? एक सेकंड रुको यार। हाँ भाई देखना ज़रा, एक सेकंड में वीडियो ऑन कर दूँ। देखो आप देख रहे हो, ये जो पूरा चल रहा है देखो, दिखाई दे रहा है ना? ये जो मतलब देखो पूरी जो तरंग चल रही है, देखो यहाँ पे बोल रखा है जो आपने, जो ये पिंक कलर का है ये तो डिनोट कर रहा है किसको? देखो एक बार फिर से देखो, जो पिंक कलर का है वो तो पूरे ग्रुप की वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, और जो हरा हरा देखो ऐसे भाग रहा है ना पूरा, कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है, ये फेस वेलोसिटी को डिनोट करता है। मतलब बताया था ना अभी, सेम वही चीज़ होता है। ठीक है, चलो इसको बंद कर लेते हैं अब। ये बताओ समझ में आ गया ये क्या बताया मैंने? चलो सर ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई, हमारी इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ये बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समझने में कोई दिक्कत हुई हो? ठीक है, समझने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, चलो अभी कहाँ बताओ सर, अभी तो क्वेश्चन भी कराने थे आपको। आज तो भाई 1 घंटे से ऊपर छोड़ना है तुम्हें, ठीक है? लो भैया एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। लो भैया, लो बताओ भैया, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन का सिद्धांत क्या होता है? हाँ भाई, विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन का सिद्धांत क्या होता है? पेपर में आए हुए हैं, और बताऊं कौन से पेपर में आया था? ये आपका 2020 के पेपर में आया था, जो अभी सितंबर में पेपर हुआ था ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लेट हुए थे ना पेपर इस बार। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन का सिद्धांत है, मतलब क्या बताता है ये? तो बी 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 की लंबी लाइन है, क्योंकि सर आपने बताया था इनके जो परमाणु की कंपन की आवृत्ति होती है वो आवृत्ति को स्वीकार करता है। ठीक है, समान आवृत्ति को स्वीकार करता है, यानी आवृत्ति सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए सर ये तो बात समझ में आ गई। अगला चलो, अगला अगला अगला। चलो इस वाले क्वेश्चन का बताओ, ग्रुप वेलोसिटी प्रदर्शित की जाती है, मतलब आपको पता है वी जी से डिनोट करी जाती है, पूछ रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात, ये भी 2020 के पेपर में आया था। सारे पेपर में क्वेश्चन बता दूंगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे बता दिए मैंने आपको। ठीक है, चलो बताओ, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? सर उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी। मैंने मारा रैपट मुंह पे एकदम जोर से, मैंने कहा उपयुक्त सभी कैसे है भाई, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका? अरे सर ये तो फिर फेस वेलोसिटी का होता है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये भी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, उपयुक्त सभी वाले ध्यान देना, पागल भी बनाता है कभी कभी, कभी तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझो, और नो मोस्टली क्वेश्चन में डी होता है उपयुक्त सभी, हम उसको लगा के निकल जाएंगे। वो केवल केवल आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ मत बनना भैया, ठीक है? चलिए भैया अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भैया। देखो ये बहुत सारे 3 4 5 क्वेश्चन एक साथ हैं, इनको भी करने की कोशिश करते हैं। चलो ये बताओ, लो भैया इनको बताओ, दिख रहा है? लो इसको बताओ क्या होता है। हाँ जी, एक परमाणु की रेखीय जालक कंपनों की कोणीय आवर्ती होती है, बताया था। एफ, सॉरी एंड ओमेगा, ओमेगा और एफ में रिलेशन पूछ रहा है, बताओ कौन सा ठीक है? हाँ भाई, बताओ भैया बताओ।
इनमें रिलेशन क्या होता है ये पूछने चाह रहे हैं भाई साहब। समझ में आ रही है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? ध्यान से सोच समझ के बताना इसका आंसर। सोच समझ के बताना, सोच समझ के। तुक्के से काम नहीं चलने का यार, बहुत तुक्के मारते हो तुम, है ना। बताओ, फिर बता रहा हूँ, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के। क्योंकि वो क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन नहीं जो मैंने आपको कराया है, थोड़ा हटके है, हटके है, हटके है। 20 बार बोल दिया हटके है तो हटके है भाई, कुछ तो है इसमें जो मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। बताओ। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। जो प्रथम बिलवा क्षेत्र होता है, इसको स्किप करो अभी, एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, वो भी पेपर में आया हुआ है। प्रथम बिलवा क्षेत्र, बिलवा क्या होता है सर? अबे वही वाला जो अभी बताया था। उसका आयतन कितना होता है बताना, ऐसे ही बताओ बिना ऑप्शन के। इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन कितना होता है बताओ भाई। हम्म, कितना होता है इसका आयतन? समझ पा रहे हो क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसका भैया आयतन कितना होता है, आयतन आयतन आयतन, याद ना। हाँ भाई, तुम ही बताओगे मैम, मुझे नहीं पता भैया, तुम ही बताओगे। चलो ये बताओ, इसकी रेंज कितनी होती है? एक परमाणु रेखीय जालक के लिए इसकी रेंज कितनी होती है प्रथम बिलवा क्षेत्र की, ये बताओ। सर ये क्यों पूछ रहे हो आज? मुझे मन कर रहा है मेरा पूछने का, बताओ। मन कर रहा तो भाई कुछ तो बात होगी, चलो बताओ। अरे सर ये तो नीचे बिल्कुल क्वेश्चन है प्रथम बिलवा वाला, इस वजह से पूछ रहे हो क्या? अरे देखो, ठीक है देखो, अब जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है भाई देखो, इसका जो रिलेशन होता है, यानी जो कोणीय आवर्ती और जो आवर्ती होती है उनमें जो संबंध होता है वो होता है बी। सर आपने तो करवाया नहीं, पर देखो जो रिलेशन निकलता है ना, देखो मैंने बता तो दिया था किस टाइप में फ्रीक्वेंसी निकालते हो, किस टाइप में। अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को कंपाइल करते हो तो आपका ये रिजल्ट निकल के आता है, ये वाला बी वाला, ठीक है। नोट कर लेना उसको भी वहीं पे। चलिए भैया, अगर भैया हम बात करना चाहें, द्विपरमाणुक रेखीय जालक कंपन में प्रथम बिल्वा क्षेत्र की परास कितनी होती है? बताओ 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 बताओ। सर ये द्विपरमाणुक की बात कर रहा है सर, द्विपरमाणुक तो आपने अभी पढ़ाया भी नहीं हमें, हम कैसे बता देंगे? मैंने कहा बेटा सुनो तो, पहले बात तो सुनो। देखो, प्रथम बिल्वा क्षेत्र में जो आपका ये होता है, ये माइनस पाई बी पाई अपॉन ए होता है, एंड ये प्लस पाई अपॉन ए होता है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक तो यहाँ पे 2 लगा दो बस, काम खत्म। ऑप्शन ए। कहाँ पे सर? नीचे लगाना है तो। कहाँ पे लगाना सर? सर नीचे लगाना है तो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक परमाणु के रेखीय जालक व्यवहार करता है। एक परमाणु के रेखीय जालक किसकी तरह व्यवहार करता है? तो भाई मैंने ये बताया होगा आपको अलग से। तो मैंने कहा था जो निम्न आवर्ती पर ये क्या काम करता है, निम्न आवर्ती पर पारक फिल्टर की तरह व्यवहार करता है। एक परमाणु की जो रेखीय, ये भी पेपर में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी आ सकते हैं यार, मेरा जो है ना, मेरा ये काम नहीं है कि भाई पेपर के क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मेरा ये काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे और ये समझ में आ रहा है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है कि भाई आप इसको ही रट्टा मार रहा स्टार्ट कर रहे हो कि पेपर में ये क्वेश्चन आया था इसको रट्टा मार लो। नहीं, मेरा केवल ये समझाना काम है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और जो पढ़ा रहा हूँ वही समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, ये बताया नहीं होगा वैसे पॉइंट, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद नोट्स में ये वाला पॉइंट डाल रखा है। देखो ये रहा, देखो दिख गया ना। एक परमाणु रेखीय जालक पर निम्न आवर्ती पारक फिल्टर की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था। चलो सर ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई, ये भी बात समझ में आ गई। अब सर ये बताओ, मैंने पूछा हाँ बताओ, तुमने पूछा सर द्विपरमाणुक रेखीय जालक के कंपन में प्राप्त होती है। सर आपने ये बताया था एक परमाणु में तो ध्वनि शाखा प्राप्त होती है। सर फिर द्विपरमाणुक रेखीय जालक के कंपन में क्या प्राप्त होता है? बताओ।
द्विपरमाणु रेखीय जालक के कंपन में प्राप्त होता है। सर जब उसमें रेखिक होता है, जब मतलब उसमें धमनिक होता है तो इसमें प्रकाशिकी होता होगा। मैंने कहा यार उसमें दोनों होता है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इसको करोगे तुम। सर हम कैसे कर लेंगे, सर हम कैसे कर लेंगे, बस तुम करोगे भैया, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे कुछ नहीं पता। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर मुझे बता दो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। एक परमाणु रेखीय जालक की संस्तभ आवृत्ति कितनी होती है। अरे सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने कराया था, पेपर में भी आया हुआ। हाँ भैया ये पेपर में आया हुआ है, 2019 के पेपर में। अरे सर मज़ा आ गया, तो डायरेक्ट हमारे याद है। मैंने पूछा कितना, 10⁻13, 10⁻13, 10⁻13। ठीक है, चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं हम। आगे क्या होगा, आइंस्टीन के ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार ठोसों के परमाणु कंपन करते हैं। सर ये तो अभी बताया था, समान आवर्ती से करते हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो भैया एक बात और समझ लेना, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ से, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। फिर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपका अगर देखो कहाँ से बात कर रहा हूँ, देखिए अति निम्न टेम्परेचर, मतलब अगर टी बहुत परम परम टेम्परेचर है, यानी बहुत कम टेम्परेचर है, तो उसमें पूछ रहा विशिष्ट ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होगी। तो ध्यान रखना विशिष्ट ऊष्मा जो होती है दोस्तों, उसमें आपका देखो एक रिजल्ट भी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट वाला। देखो यानी हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस टाइम पे विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सर वो डिपेंड करती है टी की क्यूब पर। याद रखना ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। और देखो ये बताना चाहूँगा 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन, और जो अगले वाला क्वेश्चन है 2018 में आया था। देखो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो वही कि जो सी होता है, अगर कम टेम्परेचर की बात करें तो टी की क्यूब पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, करो भैया। देखो यहाँ पे इनने वहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार टी अगर जीरो के मतलब जीरो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जीरो ही मान लो, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी होगी, विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी पूछ रहा है। आर हो जाएगी, मैं कहा हाँ इनफाइनाइट हो जाएगी, हाँ, और 3R हो जाएगी या 0 हो जाएगी। मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुमने कहा हाँ सर बताओ। मैंने कहा था सी वी बराबर डी क्यू अपॉन, एक सेकंड, सी वी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तुमने कहा सर बिल्कुल होता है। अब ये बताओ अगर यहाँ पे टेम्परेचर ये है तो बच्चे लगा के आएंगे सर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। मैंने कहा पागल हो गया। तुमने पूछा हाँ सर ये तो होने का नहीं, मैंने कहा नहीं होने का। इसका मतलब आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सी वाला। तुमने कहा बताओ सर कैसे होगा। मैंने कहा देखो यार, मैंने कहा था अगर बहुत जीरो टेम्परेचर की बात करें तो टी की क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो आप विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर जीरो ही बोल रखा, तो सी किसके बराबर होगा सर, सी जो होगा टेंस टू होगा जीरो के, तो बस सी आंसर हो गया, नहीं हो गया। अरे सर ये तो बहुत आसान था। मैं कहा हाँ यार आसानी होते हैं पेपर में क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, अगले का क्या आंसर आएगा। सर ये फेस वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी बोल रहा है, और जो सर बीटा जो बल नियतांक है वो बोल रखा है। सर इन दोनों में पूछ रहा है क्या संबंध होता है। मैंने कहा हाँ यार ये भी पूछ रहा है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो आपका फेस वेलोसिटी निकल के आया था और जो आपका ग्रुप वेलोसिटी निकल के आया था, मैंने बताया भी था क्या था। सर एक बार और बता दो प्लीज़। तो मैंने कहा था फेस वेलोसिटी इजिकल टू होता है ओमेगा अपॉन के। अच्छा सर ग्रुप वेलोसिटी बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी के। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब सर आप कुछ बताने वाले थे, इनमें बीटा के साथ रिलेशन क्या होता है बता दूं। सर बीटा के साथ रिलेशन होता है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नोट कर लो इसको, ठीक है, समझ में आ गई बात। सर बताओ ना कैसे निकल के आया। भाई देखो जब आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुटिंग करते हो ना, तो और जो आपकी इक्वेशन बनी थी वहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम वाली, तो देखो बीटा अपॉन एम ही तो था वहाँ पे भी। और मैं क्या काम करता हूँ, जो इक्वेशन वहाँ पे बनी थी ओमेगा का मान उठा के यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है वहाँ पे निकलने के बाद। ठीक है, चलो सर ये भी बात ठीक आ गई समझ में, ये भी आ गई। सर ये और बता दो प्लीज़। मैंने कहा देखो इसमें भी वही पूछ रहा है, पर द्विपरमाणु की बात कर रहा है, तो इसको हम करेंगे कल। ठीक है चलो आगे चलते हैं।
कर लेना, वैसे आप एक बार देख लेना क्या आंसर था इसका, वैसे बता दूंगा, कल यही पीडीएफ उठानी है मुझे सेम। अगला क्वेश्चन है, यानी एक 1D द्विपरमाणु रेखीय जालक में कौन सी शाखा 1D एक परमाणु जालक के समान है। ठीक है, यानी 1D द्विपरमाणु रेखीय जालक की कौन सी शाखा 1D एक रेखीय परमाणु जालक के समान होती है। अब देखो क्वेश्चन इनडायरेक्टली वही पूछना चाह रहा है जो हमको पता है। क्या पता है सर, ये कह रहा है जो 1D होता है मतलब जो एक परमाणु होता है, और जो आपका 2D होता है, यहाँ पर 2D है, 2D यानी जो 2D होता है और 1D होता है, आपको पता है 1D में क्या होता है सर, 1D में होता है ध्वनिक शाखा। मैं कहा, और सर 2D में क्या होता है सर, ध्वनिक भी होता है प्रकाशिक। अब ये कह रहा है जो इसमें कॉमन होता है सर, कॉमन मतलब ध्वनिक, ध्वनिक आंसर ध्वनिक, यानी ऑप्शन बी आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी। ठीक है सर, देखो फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। ध्वनिक शाखा में विभिन्न द्रव्यमान के परमाणु चलते हैं। ध्वनिक शाखा में बताया था ध्वनिक शाखा क्या होती है, मैंने कहा था ध्वनिक शाखा क्या होगी, जो समान दिशा में समान आयाम से चलते हैं उसको ध्वनिक शाखा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक। चलिए आगे, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मजाक मत समझना सर। ठीक है, हम कौन सी सर आपकी बात मजाक समझते हैं। देखो वैल्यू दे रखी है सारी की सारी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो फॉर्मूला बताया था ना फ्रीक्वेंसी वाला, उससे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना क्या आंसर आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाशित कंपन उत्पन्न होते हैं। प्रकाशित कंपन उत्पन्न किस में होते हैं। ठीक है सर, ये भी बहुत आसान है, आपने ऊपर अभी तो बताया। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। जालक विशिष्ट ऊष्मा निरूपित की जाती है। जालक विशिष्ट ऊष्मा निरूपित की जाती है, तो बी आंसर है CV से। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन भैया हमने देखो कितना सारा कर लिया, और समय भी काफ़ी हो गया। देखो 1 घंटे से भी ऊपर आज हमारी क्लास पहुंच चुकी है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज हम इतने लंबे समय तक के लिए हम क्लास लेंगे, पर देखो यार कहीं ना कहीं आप सभी का सपोर्ट है, आप सभी बने रहे एंड तक। चलो अब मुझे ये बता दो थोड़ा सा, ये जो आपका लेक्चर नंबर डे नंबर 13 था, आपका कैसा रहा। आपका डे नंबर 13 कैसा रहा, मुझे ये बता दो, बस थोड़ा सा बता दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है कमेंट बॉक्स में बता दो। और हाँ, जितने बच्चे देखते हैं यार, मैं आपको बता कर परेशान हो चुका हूँ। डेली आप जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट आपको करना होता है, तो कमेंट कर दिया करो यार, कुछ भी नहीं जाता यार, 1 मिनट का समय निकालने में क्या जाता है यार। खुद ये सोचो यार, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। टाइम लगता होगा क्वेश्चन छांटने में, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन छांटने में, हर एक PDF फाइल बनाने में, हर एक वीडियो को एडिट करने में। एडिट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइव होते हैं अब। ठीक है, तो यार टाइम लगता है हर चीज़ में। ठीक है, ओके, तो कमेंट कर दिया करो, आपका 1 मिनट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसको नए बच्चे देखेंगे उनसे भी एक गुजारिश है यार, आप सभी दोस्तों में शेयर किया करो। ठीक है, चलिए धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, गुड लक, हैप्पी रहो, मुस्कुराते रहो।